नमस्कार दोस्तों, एकलव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मेंडल के नियमों के बारे में, तीनों नियमों को जान लिया था। चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है गुणसूत्र और लिंग निर्धारण, यानी जंतुओं में गुणसूत्र कैसा होता है, ठीक है, या फिर गुणसूत्र किसे कहा जाता है, क्रोमोसोम होता क्या चीज़ है। उसके बाद इसी गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं जो विभिन्न लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद गुणसूत्र के बाद हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण जंतुओं में कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना देर किए हम शुरू करने वाले हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टॉपिक्स हमने छोड़ दिया है कि आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हमने छोड़ा है उसमें क्या क्या छोड़े हैं पीछे हमने, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या चीज़ होता है, डीएनए की संरचना, डीएनए का कार्य क्या होता है। वैसे ही डीएनए कितने प्रकार का होता है इस लेवल पर तो जानना उचित नहीं था, लेकिन इंटर में है डीएनए 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आरएनए क्या होता है, आरएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके बाद आरएनए के प्रकार, इतना चीज़ हमने छोड़ दिया है। उसका पीडीएफ हमने तैयार किया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे पूरा चैप्टर्स का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डीएनए और आरएनए को छोड़ते हुए। डीएनए और आरएनए में अंतर तो देख लिया जाए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए डीएनए और आरएनए में सबसे पहला अंतर क्या चीज़ है, तो उसको समझना होगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए पहला अंतर है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखिए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है, लेकिन आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, मेन अंतर। उसके बाद इसमें नाइट्रोजनी क्षार थायमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। 3 अंतर हुआ। उसके बाद डीएनए में डीएनए स्वयं का निर्माण करती है, यानी इस क्रिया को कहा जाता है डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन कहा जाता है, लेकिन आरएनए स्वयं का निर्माण नहीं करती, यह डीएनए द्वारा बनती है, यानी इसका निर्माण डीएनए करता है। उसके बाद आगे चलिए चलते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक में पाया जाता है, पीडीएफ में हमने बताया है। केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए आरएनए तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। उसके बाद डीएनए 5 प्रकार का होता है और आरएनए 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए, जो कि इस बार बोर्ड पेपर में पूछा भी गया था गुणसूत्र के बारे में, यानी लिंग निर्धारण। तो थोड़ा सा गुणसूत्र आपको समझना होगा तब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम की परिभाषा कि हमने पिछली कक्षा में यही जाना था, पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में आप यह पढ़ चुके हैं क्रोमैटिन धागे। केंद्रक के अंदर कुछ धागे की तरह संरचना होती है जिसको कहा जाता है क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन जाल। तो कोशिका विभाजन के समय, ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में पाई जाने वाली क्रोमैटिन धागे छोटी और मोटी होकर एक लंबी छड़नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं खोजा किसने था। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में किया था, परंतु गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, वाल्डेयर ने। कितने सन में, 1888 ईस्वी में। इसके बाद हमने दिया है गुणसूत्र की संरचना, थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन हमने यहाँ से वीडियो से उसको हटा दिया है। डायरेक्ट हम चलने वाले हैं गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा गुणसूत्र कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए सीधे हम शुरू करते हैं गुणसूत्र के प्रकार के बारे में, यानी गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए गुणसूत्र 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। तो देख लिया जाए कायिक गुणसूत्र को, देखिए समजात गुणसूत्र भी कहा जाता है, अलिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में कहा जाता है ऑटोसोम। परिभाषा देख लीजिए, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग लक्षण को छोड़कर अन्य लक्षण को प्रदर्शित करते हैं उसे कायिक गुणसूत्र कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी संतान है वो अपनी मम्मी पापा की तरह, जैसे आँख, नाक, कान, बाल, त्वचा का रंग जो भी होता है, कहते हैं इनको पड़ गए हैं, तो वह क्या कौन लक्षण लेकर आता है, कायिक गुणसूत्र लेकर आता है। उसके बाद नर और मादा में कायिक गुणसूत्र की संख्या समान होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वजात गुणसूत्र, एक ही जात के गुणसूत्र भी कहा जाता है। आगे चलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो देखिए लिंग गुणसूत्र देख लेते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे गुणसूत्र जो केवल लिंग का निर्धारण करते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब लिंग का निर्धारण यानी नर होगा कि मादा होगा, जो भी संतान होगी नर होगी कि मादा होगा, किससे पता चलता है, लिंग गुणसूत्र से। अगर इससे पहले पता कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि नर होगी कि मादा होगी। उसके बाद स्टार पॉइंट में रहेगा नर और मादा में लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो एक्स और वाई, यह सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए एक्स और वाई, यह ध्यान दीजिएगा। ऑटोसोम्स तो जो भी होंगे, जितनी भी जोड़ी होंगे गुणसूत्र वो सभी में सेम होंगे, लेकिन नर और मादा की बात करेंगे तो उसमें लिंग गुणसूत्र मादा में दोनों एक्स होती हैं, लेकिन नर में एक्स और वाई दोनों होती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक्स है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जंतुओं में कैसे होता है। तो चलिए बिना देर किए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाएगा। तो देखिए ऐसी प्रक्रिया, वैसे ही परिभाषा छोड़िए कि मतलब जिससे यह पता चल जाए कि जो भी संतान होगी वह नर होगी कि मादा होगी, उसी को कहा जाता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो परिभाषा आपको देखनी होगी, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाला जीव नर होगा या मादा, उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी जो भी संतान होगी लैंगिक जनन के पश्चात वह नर होगी कि मादा होगी, अगर उसी को क्लियर कर लेंगे तो वही होता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब स्टार पॉइंट में विभिन्न जातियों में लिंग निर्धारण कई प्रकार से होता है। विभिन्न जंतु भी हैं जिसमें लिंग निर्धारण तापमान के आधार पर, विभिन्न मौसम के आधार पर होता है, लेकिन मनुष्य में ऐसा ना कहिएगा कभी भी कि ठंडी में रहेगा तो लड़की होगी, गर्मी में रहेगा तो लड़का होगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, कछुए के अंडे को, सीधी बात समझ लीजिए, कोई अंडा है, किसका है, कछुए का। अगर इसको, इस अंडे को 28 डिग्री, कितना 28 डिग्री से नीचे का तापमान देंगे तो नर की संख्या अधिक प्राप्त होगी, और 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप देंगे तो मादा। ध्यान दीजिएगा, नर का कितना होगा 28 और 33 से ऊपर रहेगी तो मादा, ठीक है ना। तो यानी कछुए के अंडे को 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान देंगे तो नर, तथा 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान देंगे तो मादा की संख्या अधिक प्राप्त होती है। परंतु 28 और 33 के बीच में अगर रेशियो कर दिया जाए तो नर और मादा 50-50% प्राप्त होंगे, यानी समान प्राप्त होती है। उसी को हमने यहाँ सेंटेंस में लिखा है, उसको देख लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं मगरमच्छ में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मगरमच्छ के अंडे को, बस वही सेम रहेगा, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। तो मगरमच्छ के अंडे को 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान देने पर नर तथा 31 से नीचे तापमान देंगे तो मादा मगरमच्छ, वही है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। उसके बाद 31 से 33 के बीच में अगर टेम्परेचर देंगे तो नर और मादा की संख्या समान प्राप्त होती है, ठीक है। यही पूछा गया था इस बार के बोर्ड पेपर में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, अभी आगे भी है। तो एक टॉपिक्स और बचता है आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो टेम्परेचर की बात ना कीजिएगा कि मनुष्य में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो देखिए सभी जीवों में लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है, मेंडल के नियम के अनुसार होता है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना होगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन, यानी शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। तो युग्मक जनन के दौरान होती है। पुरुषों में 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है। तो शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है और अंडाणु को मादा युग्मक। तो शुक्राणु 22 + X और 22 + Y होता है, परंतु स्त्री में सभी युग्मक 22 + X ही होता है।
तो पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद निषेचन के पश्चात देखिए, निषेचन में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें देखिए 22 आधा आधा आता है तो 22 22 44 हो जाएगा। अगर x मिलता है तो x हो जाएगा, या फिर xy मिलता है तो xy। तो 44 प्लस x रहेगा तो यह लड़की होगी, और 44 प्लस xy होगा तो लड़का होगा। तो गुणसूत्र होते हैं, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, सेंटेंस पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मेंडल के रेखा चित्र द्वारा समझा जाएगा। तो देख लेते हैं मेंडल का रेखा चित्र। तो देखिए, नर यानी पुरुष, मादा स्त्री, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। देखिए, नर का होगा 44 प्लस XY और मादा का होगा 44 प्लस XX, ठीक है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 22, यह देखिए 44 दो भागों में बढ़ जाएगा, इधर एक 22 और इधर 22, ठीक है। उसके बाद x इधर एक में चला जाएगा, y एक में, यानी आधा कैरेक्टर इधर आधा इधर। यह क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं जो कि नर युग्मक होंगे। उसके बाद वही हाल इसमें भी होता है, 22 और इधर 22, 22 22 44 हो जाएंगे, x बढ़ जाता है तो 22 प्लस x और 22 प्लस x। अभी ऊपर सेंटेंस में यही जाना था, दोनों युग्मक देखिए बड़ा सेम है कि नहीं, 22 प्लस x 22 प्लस, लेकिन नर में डिफरेंट होते हैं। अब मेंडल के रेखा चित्र द्वारा देखिए, इसको सर्वप्रथम कलर चेंज कर दिया जाए। देखिए यहाँ से लेंगे सबसे पहले इसमें, तो देखिए 22 22 44 हो जाएगा, x बाई 44 प्लस x होगा तो 22 44 2 46 हो जाएगा। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में, ठीक है। तो x है तो मादा होगी यानी लड़की होगी, पुत्री होगी। उसके बाद फिर यही रेखा चित्र देखिए आगे बढ़ाइए, तो यहाँ भी 22 प्लस x है, 22 प्लस x है, तो यह भी क्या 44 प्लस XY, यह भी पुत्री। उसके बाद यहाँ देखिए, इसको ऐसे मिलाएंगे इसके साथ, तो 22 प्लस XY और 22 प्लस x हो जाएगा, तो 22 22 44 हो जाएगा। उसके बाद XY, तो पहले x लिखा जाएगा फिर y, यह क्या होगा, पुत्र होगा यानी लड़का होगा। उसके बाद यहाँ से फिर इसको मिलाया जाएगा, तो 22 22 44 और यहाँ y है, यहाँ x, तो पहले हमने बोला कि x लिखना होगा फिर y, ठीक है। तो देखिए x लिखा y ना, तो यह क्या होगा, लड़का होगा। अब देखिए आगे देखा जाए इसी रेखा चित्र को, तो यह देखिए यह भी लड़की यह भी लड़की ना, यानी पुत्री। तो 2 पुत्री होगी, और पुत्र कितना हो रहा था, 2 पुत्र होगा। रेशियो देखिए अगर काटेंगे तो 1:1 आएगा, तो पुत्री 50% और पुत्र भी 50% है। तो देखिए इस रेखा चित्र द्वारा यह स्पष्ट होता है कि मानव जनसंख्या में नर और मादा की संभावना आधा यानी 50-50 रहती है। 2 संतान होंगे तो उसमें कहा जाएगा 1 लड़की होगी 1 लड़का होगा, ठीक है। इसी के साथ यह टॉपिक्स आपका पूरा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम आपसे को लेकर आएंगे जैव विकास के संबंध में। आपको पढ़ना होगा लैमार्क डार्विन के बारे में, उसी के बाद वह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर भी कम से कम 2 वीडियो अभी इस चैप्टर्स पर बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। इस वीडियो को बाइक में जाकर पीछे जाकर देखते रहिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ और, जाते जाते यह कहेंगे कि पीछे जो हमने छोड़ दिया उसको आपको लिखना होगा, ये नहीं कि जितना हमने वीडियो बनाया केवल उतना ही लिखिए। PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको पूरी PDF पूरे चैप्टर्स का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।